अब इसको वापस लाया, इसको क्या मिलेगा? सबसे पहले दुनिया को बता दिया कि मुझसे पंगा मत लो, कुछ नहीं करेगा। चीन के आपने ये देखा होगा कि जो वेनेजुएला में बहुत लंबे-लंबे भाषण देता है, बड़ा खराब है, नहीं होना चाहिए, रूस भी वो कर रहा है। मादुरो ने जो इलेक्शन जीता था 3-4 साल पहले, आरोप लगाया था वोट के। वही आरोप लगाया इन लोगों ने इमरान खान को जेल में डाल दिया। वही आरोप लगाया शेख हसीना को भगा दिया। वही आरोप लगाया था पक्षे जो श्रीलंका वाले थे, क्योंकि वो चीन के साथ बड़े डार्लिंग हो गए तो उनको भगा दिया। और अब ये वोट चोरी का आरोप। दुनिया के सारे वेनेजुएला के बहुत ढेर सारे सब कुछ ये कंट्रोल करेगा और दुनिया को अब उसका टारगेट चीन होगा और चीन ताइवान पे हमला नहीं करेगा। डर गया है कि क्या मालूम अमेरिकी आगे मुझे ठोके, क्योंकि मूड बड़ा खराब है। ईरान पे जो अब हमला होने वाला है किसी दिन में, और उसके बाद कोलंबिया पे देखेंगे, ग्रीनलैंड पे भी देखेंगे। तो एक भारतीय वो बॉलीवुड का मेरा फेवरेट गाना अभी तो पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिकन इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ है दीपक सर। दीपक सर, आपको पता है कि सब्जेक्ट मैंने आपको नहीं बताया है आज, लेकिन आपको पता है कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आप मुझे ये बताइए, ये दिन दहाड़े वेनेजुएला में घुस जाना और उसके प्रेसिडेंट को उस तरह से बेडरूम से निकाल के उसकी फैमिली के साथ और यूएस जो परेड करा रहा है, इसका क्या मतलब है? दूसरा, हमारे बगल में ये बांग्लादेश है, वो उसने कहा है यूनिस ने कि भाई वो भारत लैंडलॉक है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारा है, वी आर द गार्जियन ऑफ सी। भाई इसको बता सकते वहां के आप 2-4-10 बीघा जमीन नहीं कब्जा पा रहे, वहां में जाकर उठा के ले आया। मुझे जरा समझा दीजिए, सामान्य भाषा में लोग समझना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने फिर से एक मौका दिया आपके शानदार पॉडकास्ट चैनल पर भाग लेने का। आपने जो अभी अहम प्रश्न उठाया है, मैं तो राजदूत रह चुका हूं भारत का 6 देशों में। अहम प्रश्न है कि इसने क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में। ये पहली बार नहीं किया। 36 साल पहले पनामा में गए थे, वहां के एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, इलेक्टेड नहीं थे, डिक्टेटर थे। उसके चेहरे पर दाग थे चिकन पॉक्स के, तो उसको स्कार फेस कहते थे। मैनुअल नोरिएगा, मैं मिला हुआ हूँ। वो सीआईए का एजेंट होता था, लेकिन फिर उस आपस में फूट पड़ गई। फिर उसने ड्रग्स भेजने शुरू कर दिए, अमेरिका को बहुत पैसा बनाया। फिर घुस के पनामा में कुछ लोग मारे भी गए, 25-30 अमेरिकन मारे गए, ढेर सारे पनामेंस मारे गए। उसको उठा के ले आए थे। सजा हुई थी 40 साल अमेरिकन जेल में। 17-20 साल के बाद छोड़ दिया, गुड बिहेवियर। फिर फ्रांस ने कहा हमारे साथ भी इसके कुछ संबंध है, वहां पे भी जेल में डाला, फिर वो मर गया। तो ये दूसरी बार किया। अब ये गया क्यों है वेनेजुएला में? आप सबको मालूम है कि वो तेल की बड़ी बात हो रही है कि उनका तेल लेने गया। सच्चाई ये है कि वेनेजुएला बहुत बुरी तरह से डेट में फंसा हुआ था, और जो 2 अमेरिकन कंपनीज वहां काम कर रही थी, वेनेजुएला ने उनको ढेर सारा पैसा देना था, वो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि फाइनेंशियल सैंक्शन लगा दिए थे, स्विफ्ट सिस्टम जो दुनिया का उसमें करने नहीं दे रहे थे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कैलकुलेशन था कि अभी मैं जाता हूं, और फिर उस पर आरोप क्या लगाए थे? ड्रग ट्रैफिकिंग का, नार्को टेररिज्म का, मशीन गन रखने का और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। 4 आरोप लगे। और ये देखेंगे सर, अगर आप वो वीडियो देखेंगे जब उसको गिरफ्तार किया, तो जो लोगों ने गिरफ्तार किया था उनकी ड्रेस के ऊपर लगा हुआ था डीईए, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी। यानी इन्वेजन नहीं था, उसकी फौज नहीं गई थी, ड्रग एनफोर्समेंट वाले गए थे। अब वेनेजुएला के पास ढेर सारा रूस से मिला हुआ था SS-400 या 300 जो मिसाइल्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, ये वो। तो क्या हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज कही थी बहुत महत्वपूर्ण, हम गए थे लेकिन उनके सारे सिस्टम्स को हमने सुला दिया, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। इसका मतलब जो कंप्यूटर कंट्रोल उनके सिस्टम से, जो हमने जिहादिस्तान के साथ किया था, ऑन जब उन्होंने हम पे हमला किया था सिंदूर के बाद, हमने जब कार्रवाई की, तो उनको हमने बिल्कुल नस्तो नाबूद कर दिया था। उनके कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, यानी उनके हवाई जहाज ब्लाइंडली उड़ रहे थे। यहाँ तो हवाई जहाज उड़े भी नहीं, इनको पता ही नहीं था क्या होता है। सर मैंने ये खुद देखा है कि आपके रेडार सिस्टम देख रहा है आसमान को और कह रहा है अरे सब कुछ बिल्कुल साफ है, क्लियर ब्लू स्काई, जबकि 150 हवाई जहाज वहां पे मंडरा रहे हैं, हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। तो पूरी तरह से वायरस डाल दिया, मैलवेयर डाल दिया, जो भी कुछ हुआ बिल्कुल उसको इन्होंने इनइफेक्टिव कर दिया। ये था उसकी टेक्निक जो किया है। अब इसको वापस लाया है, इसको क्या मिलेगा अमेरिका को? सबसे पहले दुनिया को बता दिया कि मुझसे पंगा मत लो टाइगर। और एक चीज महत्वपूर्ण है सर,
कितने लोग आपका चैनल देखते हैं? आप तो बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं मेरी तरह सर, आपसे मैं आप जितना बड़ा नहीं हूँ सर। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता नहीं सर, मैं दिल से बात करता हूँ सर, मैं सिर्फ मुंह से बात नहीं करता। मैं बताता हूँ, मादुरो ने जो इलेक्शन जीता था 3-4 साल पहले, आरोप लगाया था वोट चोरी का। वही आरोप लगाया इन लोगों ने इमरान खान पर, जेल में डाल दिया। वही आरोप लगाया शेख हसीना पर, भगा दिया। वही आरोप लगाया था पक्षे जो श्रीलंका वाले थे, क्योंकि वो चीन के साथ बड़े डार्लिंग हो गए तो उनको भगा दिया वहां से। और अब ये वोट चोरी का आरोप। सर सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, ऑल्दो वेनेजुएला से डायरेक्ट संबंध नहीं है भी और नहीं भी है, वोट चोरी का आरोप मुझ पे लगाया जा रहा है। और एक हमारे एकदम ठीक। मैंने अभी 2 दिन पहले इस पर वीडियो भी किया है, सेम ओके, टॉपिक जो आप कह रहे और हो। हाँ, और 60 साल का एक हमारा कोई यूथ आइकॉन है, तो उसने शुरू कर दिया वोट चोरी। और उसने फिर जेन जी की बातें भी करी, शुरू कर दी। एज इफ जैसे कोई पीछे से उसको चाबी भर रहा नहीं होता, वो जो डांस करता था ऐसे भालू सा बचपन में, चाबी भरो तो वो आपको नाचता था। दिख रहा है, वो बिल्कुल दिख वही रहा हो है, रहा है। दिख रहा है। हाँ हाँ, सो अब मेरा ये कहना कि ये उसके ऊपर ये सब आरोप लगे कि इलीगल है, यही तो कारण था ना कि वो जस्टिफाई कर सकता। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, कोलंबिया ने उसको प्रपोज किया है वेनेजुएला सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को? अरे अपना पिछवाड़ा संभाल, मैं आ रहा हूँ। राष्ट्रपति ऐसी बातें करता है। और फिर सारे लोगों ने उसकी कॉन्डेमनेशन की, जो कुछ किया। 15 सदस्य होते हैं, 5 कौरव हैं। एक हाथ ऊपर गया था जब ये कॉन्डेमनेशन हुआ, जब उसकी आलोचना की गई। हाथ ऊपर किसका गया था? अमेरिकी राजदूत का। वीटो कर दिया, कहानी खत्म, पैसा हजम। मदुरो को ले आए, आज उसकी सुनवाई हुई थी पहली, और अगली तारीख अब पड़ेगी 17 मार्च को, जो मुझे बताया गया है। तब तक ये जेल में हम्म। रहेगा। इसने कहा कि मैं प्लीड करता हूं नॉट गिल्टी। इसकी पत्नी ने भी कहा, उसने कहा कि मैं तो वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं। सद्दाम हुसैन के साथ भी यही था, जब उसको कैप्चर किया गया था ना, कहीं किसी नाली में छुपा हुआ था या कहीं, तो बोला आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इराक, मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात करना चाहता हूं। तो अमेरिकन सिपाही था वहां पे, बोला हाँ जी हमारे प्रेसिडेंट ने आपको गुड विशेस भेजी है, रिगार्ड्स भेजे हैं। पकड़ के उसको ठोक पीट के लटका दिया। तो इस आदमी को सजा होगी 150 साल की। सर ये मेरा मानना है, अमेरिकन जस्टिस सिस्टम में जानता हूं। अब संदेश मिला है, मुझसे पंगा मत लो, मैं दुनिया का मालिक हूं। जो कहूंगा वो मैं करूंगा, जो करूंगा आपको बता दूंगा। फर्स्ट मैसेज टू द होल वर्ल्ड, खासतौर से यूरोप। यूरोप लाइन में पड़ गया कि नहीं सर? वो क्या है, ग्रेट ब्रिटेन होता था एक टाइम पे, उसका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या कहता है जी, मुझे पता नहीं उसने नहीं, क्यों हमला किया है, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से हाथ जोड़ के बोलूंगा मुझे समझाओ क्यों गया वहां पे। क्या गधा है, बेवकूफ एक नंबर का। सो द फर्स्ट थिंग इज अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि मेरी पावर से आप खिलवाड़ मत करो। दूसरा, उसने ये संदेश दिया है कि अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए मैं आया था। सर अमेरिका की जो आम जनता है ना, खासतौर से मागा वाले, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो तो भांगड़ा कर रहे हैं सड़कों पे कि हमने अमेरिका की ताकत फिर से दुनिया को दिखा दी है। सो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी। और थर्ड, अब आप देखेंगे जिसको मैं कहता हूं पेट्रो टेररिज्म। दुनिया के सारे, वेनेजुएला के बहुत ढेर सारा तेल है, सब कुछ ये कंट्रोल करेगा और दुनिया को तंग करेगा। दुनिया को बताएगा कि मेरी से दोस्ती नहीं तो करोगे, वही मतलब यही है ना कि मतलब शक्ति के सामने दुनिया नतमस्तक है और कोई बिल्कुल। कुछ नहीं बोल रहा है। ताकतवर कमजोर के साथ कुछ भी कर सकता है। वो तो डिजर्व करता था, नहीं करता था, वो अमेरिका समझे, वेनेजुएला समझे। हमारे बगल में जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, आप इसका इलाज नहीं बांध रहे हो। वहां पूरा का पूरा देश में सेना घुस जा रही है। यहाँ आपसे 100, 200, 500 बीघा कब्जा नहीं हो रहा है। वो रोज आपके चिकन को काट रहा है, रोज। इस तरह का अच्छा बकवास सर, कोई राष्ट्रीय मैं बताता हूँ, वो जो कहते हैं ना गार्डियन ऑफ द सी है, ये बकवास करता है। बांग्लादेश इज इंडिया लॉक्ड, 3 तरफ से तो भारत है उसके। थोड़ा सा जो उसका बॉर्डर है, समुद्र को भूल जाइए, बॉर्डर म्यांमार के साथ है, वहां पे वो बुद्धिस्ट सेना पहुंच गई है, अराकान आर्मी। वहां पे भी वो कुछ नहीं करती। ये गधा है 90 साल का बेवकूफ, जो ये भड़का रहा है भारत को। सर एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 में एक रेजोल्यूशन पास किया था, रुवांडा में जेनोसाइड हुआ था, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। यानी अगर बांग्लादेश अपने ही लोगों की, फॉरगेट अबाउट द हिंदूज, अपने ही लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, तो भूटान को अधिकार है या साउथ अफ्रीका को अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट में घुस जाएं और ठोकें उसको। अब ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर वगैरह की जो आप बात करते हैं, टेक इट फ्रॉम मी सर, ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, हमें कोई खतरा नहीं है वहां पर। हमने नई बटालियंस, आपको मालूम है, पोजीशन की है वहां पे, हम सब ओपनली करते हैं। और जब हमने देखा पानी सर के ऊपर जा रहा है, ये 90 साल के बुजुर्गवार को जाके अपने भगवान के सामने जवाब देना पड़ेगा। ही इज प्लेइंग विद फायर, ये आग से खेल रहा है। हमने बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट दिया है जो वेनेजुएला में हुआ है। बांग्लादेश में हमने ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था
कि माइनॉरिटीज को आप प्रोटेक्ट करो, नहीं तो ये होगा वो होगा। सो मेरा मानना है कि सर हम तैयारी कर रहे हैं अभी, और अब मुझे लगता है, अब मुझे लग रहा है कि एक इसको थोड़ा सा झटका हमारी मिलिट्री ताकत से मिलना चाहिए। अच्छा दीपक सर, जैसे आप लोग तो डिप्लोमेसी लंबे समय तक हल हल करते रहे, देखते रहे, नजदीक से सब पता है। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ कि एक तो होता है डिप्लोमेटिक रास्ता, जिसकी बात भारत हर वक्त करता है। लेकिन जब बात डिप्लोमेसी से नहीं बन रही है, जब बात ऐसे नहीं बन रही है, वो भी तो रास्ता होता है ना कि बंद कमरे में दो थप्पड़ लगाया, आदमी ऑन टाइम। कम से कम इतना ही हो जाए। ये आपने डोनाल्ड बिल्कुल ट्रम्प सही कहा। बकवास कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रम्प की बकवास समझ आती है। लेकिन ये आका ढाका में बैठे लोग भी अगर भारत के खिलाफ बकवास कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, कई बार लगता है कि यार इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी सेना रख के हम बस सुनने बैठे हैं। ठीक है नहीं सर, कि मैं बताता हूँ, उनका मैं हमारा कोई बताता हूँ सर। मुकाबला नहीं है। नहीं सर, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। नॉर्मली हम इसको ग्रेजुअल एस्केलेशन कहते हैं। पहले डिप्लोमेटिक प्रेशर, उनके राजदूत को बुला के उसको 2-4 झापड़ मारे, उसने हमारे राजदूत के साथ कोई बदतमीजी की होगी। दूसरा होता है इंटरनेशनल प्रेशर, अपने दोस्तों से कहते हैं। ये आपने देखा होगा सिंदूर में भी किसी ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना नहीं की थी सर। ये अलग बात है कि कोई ने, किसी ने अपनी फौज नहीं भेजी, मुझे नहीं चाहिए थी उनकी फौज, लेकिन किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। टर्की और अजरबैजान ने कुछ किया हो तो किया हो, और कुछ नहीं था। सो सेकंड होता है इंटरनेशनल प्रेशर। तीसरा होता है इकोनॉमिक सैंक्शंस। ये गधा है सर, गंगा वाटर ट्रीटी इस साल दिसंबर में रिव्यू के लिए आएगी। अगर मैंने अगर मैंने उसको पानी नहीं दिया और अपना पूरा पानी अपने पास रखा, प्यास से मर जाएगा ये गधा। ये तो भाग जाएगा हिलरी क्लिंटन के घर जाके, फिर चौकीदारी करेगा जो पहले करता था। तो ये चीज अब बहुत जरूरी है। 50 या 52 नदियां हैं बांग्लादेश में जो जाती हैं, जिनकी शुरुआत भारत में होती है, उसको भी मैं बंद कर सकता हूँ। फिशरीज खत्म हो जाएगी। खाना खाद्य पदार्थ जो चावल वावल में भेज रहा हूँ वो बंद कर दूंगा। कहां से लेगा? चीन के पास दौड़ा गया, चीन ने कहा भारत कितने का देता है। मैं सच बता रहा हूँ, जो मेरे दोस्तों ने कहा भारत तुमको 1 टन कितने में देता है। बोला सर वो एक्स डॉलर में देता है। कहता वेरी गुड, मैं दूंगा ना, मैं 10x डॉलर में दूंगा। तेरे पास और ज्यादा क्या है, मुझी से खरीदेगा। वो ये बात समझ गया। फिर उसकी ऊर्जा एनर्जी मैं बंद कर सकता हूँ। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस तक, इकोनॉमिक प्रेशर पे अब मैं आ रहा हूँ। और फाइनली फिर होता है मिलिट्री एक्शन। तो अभी मैं 3rd स्टेज पे हूँ, लेकिन ये गधा समझ नहीं पा रहा है। आजकल पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत हो गई है, शायद भूल गया कि 71 में क्या किया था इसकी बेटियों के साथ, माओ के साथ, बहनों के साथ। एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट, सुनिए इसको सर, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक पाकिस्तानी एम्बेसडर रिटायर्ड, अब यूरोप में रहते हैं, कहते हैं 71 में तो हमने इनकी नस्ल बदलने की कोशिश की थी, नहीं कर पाए थे क्योंकि आप लोगों ने हस्तक्षेप किया। अब तो ये हमें बुला रहा है कि इनकी नस्ल बदल जाए, यानी इनकी महिलाओं के साथ वो करेंगे ताकि जो बच्चे पैदा हों वो बहादुर हो, वो पंजाबी हो। दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस आज तक उस पर विश्वास करते हैं, और ये गधा नहीं देख पा रहा है। तो अमेरिका का क्या रूल है, अब इसको भेज दिया है, लेकिन तंग आ गए इससे, ये कर नहीं पाया जो इसने वादा किया था। चीन के साथ भी दोस्ती करता है, इसके साथ इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हिंदुओं पर जो अत्याचार होने, उसको रोकना है। और उसके लिए अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का प्रयोग करना पड़े, सर मेरी बात मान जाइए, हम करेंगे सर। हम अपनी इंटेंशंस ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन पर अनाउंस नहीं करते, जो करना है वो हम करेंगे सर। बहुत ताकत है, बहुत ताकत है सर। तो हम लोग तो दीपक लोगों सर, की जो मतलब दुनिया में एक साइलेंट रूल जो है कि भाई अभी तक ये सबसे लोग बच रहे थे, पुतिन ने जो किया उसको लेकर दुनिया में अलग अलग राय है। अब अमेरिका जो, जिसके प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, वो जब ऑलरेडी किसी देश में इस तरीके से घुसता है, तो फिर रूस क्या समझेगा, फिर चीन ताइवान को लेकर क्या समझेगा, या भारत के लिए क्या पीओके के रास्ते वेनेजुएला में खुल गए। नहीं सर, नहीं सर, ये तो सिर्फ उसने जो किया है, देखिए आपने कहा है ना चीन और ताइवान, चीन कुछ नहीं करेगा। चीन के आपने ये देखा होगा कि जो वेनेजुएला में बहुत लंबे लंबे भाषण देता है, बड़ा खराब है, नहीं होना चाहिए। रूस भी वो कर रहा है। यह किसी का रास्ता नहीं खुला, ये प्रेसिडेंट नहीं है। जहां तक रूस की बात है, मैं आपको बता देता हूं सर, समझौता हो गया है। टाइगर तू वेनेजुएला को खा जा, तू लैटिन अमेरिका में जो करना है कर, यूक्रेन को मैं खा जाऊंगा सर। आधी से ज्यादा जो कोल जो है यूक्रेन में, वो रूस के कब्जे में है। वो सारी रेयर अर्थ और हम्म। रेयर मेटल्स वो रूस के वो कब्जे सारे में है। इलाके रूस के कब्जे में। रूस के कब्जे में है, तो कहानी खत्म। ये मेरा इलाका, वो तेरा इलाका। तो वो मॉन्ड्रो डॉक्ट्रिन होती थी 200 साल पहले, जेम्स मॉन्ड्रो अमेरिकन प्रेसिडेंट की, कि भाई जो लैटिन अमेरिका है वो मेरा बागीचा, मैं बागवान, अगर तू आया मैं ठोकूंगा। यूरोप तुम लोगों का, यूरोपियन देशों का, अफ्रीका,
एशिया जो कॉलोनीज हैं वो आप लोगों का, लेकिन मेरे बगीचे में मत आ, नहीं तो मैं ठोकूंगा। ये वहां की अग्रीमेंट है, और वही अग्रीमेंट हम आज देख रहे हैं सर। यूक्रेन का जंग जो है इफेक्टिवली खत्म हो चुका है, थोड़ा दिखाने के लिए। और यूरोप तो बड़ी बड़ी बातें करता है ना, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे तेरे पास क्या दम है रूस से पंगा लेने का? कुछ नहीं है ताकत आपकी, बोलते जाओ। अगर अमेरिका नेटो से बाहर निकल गया, नेटो अगले दिन सो जाएगा। ट्रंप को मालूम है कि उसकी ताकत के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। रूस से फैसला हो चुका है, अब उसका टारगेट चीन होगा, और चीन ताइवान पे हमला नहीं करेगा। डर गया है कि क्या मालूम अमेरिकी आके मुझे ठोके, क्योंकि मूड बड़ा खराब है। आज से 6 जनवरी को मैं आपसे ये बातचीत कर रहा हूं, आपसे थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ एक्शन शुरू होने वाला हो गया है। कुछ एक्शन, बॉम्बिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे। और ये भी लोगों ने कहा है, जिससे मैं सहमत हूं, कि खमैनी साहब भाग गए हैं सर, वहां नहीं है। हमने ईरान में नहीं है। नहीं सर, ये मुझे बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोगों ने कहा है। अब वो अगर फिर से उसको कोई पब्लिक अपीयरेंस दिखा देते हैं, वो तो एआई जनरेटेड भी हो सकता है। वो मॉस्को चला गया सर, जहां पे उसका दोस्त बशर अल असद। दीपक सर, एक चीज मुझे समझाओ कि अगर अमेरिका इस तरह से जो खुद को डेमोक्रेसी का खेवनहार बताता है, कल को अगर पीओके में हम कुछ करें या बांग्लादेश के मोर्चे पर भारत कुछ करे, दुनिया में क्या अमेरिका ये मोरल शक्ति रखता है कि वो भारत को ज्ञान देगा? देगा जरूर, लेकिन जो वो करता है, ये तो सारी दुनिया जानती है, डबल स्टैंडर्ड। अंग्रेजी की कहावत नहीं है, माइट इज राइट। जिसके पास जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो वो तो करेगा, वो जो कर रहा है वो सब सही है, क्योंकि उसने टेररिस्ट को पकड़ा है। मैं कुछ करूं वो गलत है, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो सब लोग जानते हैं कि दोगलापन अमेरिका का। लेकिन किसमें शक्ति है, किसमें ताकत है कि उससे पंगा ले? मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात होती है ना सर, एक खंबा तो अमेरिका है, दूसरा कौन सा खंबा है सर? कौन सा पोल है? बातें बड़ी बड़ी करते हैं हमारे जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं। मुझे बताओ कौन सा पोल है सर? किसके पास जाएगा वेनेजुएला वाला कहने की मुझे बचाओ? रूस के पास, चीन के पास, यूरोप के पास? कौन बचाएगा उसको? वो गया सर, बहुत दिनों के बाद। मार्च में उसकी नेक्स्ट हियरिंग है, 17 मार्च को के आसपास। तो खत्म होगी कहानी, वो जाएगा। बहुत ठाकुर तू तो गयो, बहुत देर के लिए जाएगा। अब सही है गलत है आप बात करते रहो। ये जो मैं ये कह रहा था कि क्या इंडियन थिंक टैंक जो है, जो भारत के की टॉप लीडरशिप है, जो भारत की ब्यूरोक्रेसी है, वो अमेरिका को देखकर ये तो सोच रही होगी ना कि कल को अगर भारत कहीं कुछ एक्शन लेता है, तो फिर अमेरिकी मोरल ग्राउंड्स खो चुके हैं जो उन्होंने वेनेजुएला अमेरिका में कुछ किया नहीं है। करेगा, अमेरिका इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। अमेरिका डायरेक्ट अटैक भारत पे नहीं कर सकता जो वेनेजुएला में किया है। इसीलिए वो हमारे अपने अंदरूनी जो दुश्मन है उनका प्रयोग करेगा। भारत को अंदर से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, बाहर से नहीं आएगा। वो तो हम ठोक देंगे लंबे उसको समय से मुकाबले हो में। रही है, ऑलरेडी वो तो हो ही रही है सर, लंबे समय से कोशिश तो चल ही रही है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग सर। तो हमें आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने करोड़ लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि राष्ट्रवादी बनो, इसको सक्सेसफुल ना होने दो। क्योंकि एक तो है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, सत्ता पलट जाएगी, लेकिन उसके बाद भारत का जो नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान, वो बड़ा तगड़ा है। और यूरोप भी, भले ही वो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं 26 जनवरी को, लेकिन यूरोप भी जलता है सर भारत की तरक्की को देखकर। हमें उसे बचाना है। सो मेरा मानना है कि अमेरिका, अगर हम गए, कुछ किया हमने वहां पर, अमेरिका शोर मचाएगा पर करेगा क्या? लेना देना है उसका, बांग्लादेश है, वो तो मुसलमान देश है। वो तो नफरत करते हैं अमरीकी मागा वाले, तो लोग इस्लाम से नफरत करते हैं। उसको क्या फर्क पड़ता है? हम जाके ठोक दे उनको, बोले अच्छा ठोक दिया, चलो कोई बात नहीं, अगली बार मत करना। सो दीज आर द थिंग्स दैट द रियलिटी दुनिया की बहुत कठोर है सर। और वो कहते हैं ना, मॉरल अथॉरिटी अमेरिका की, क्या मॉरल अथॉरिटी सर किसके पास है? दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। अच्छा दीपक सर, कह रहे हैं वेनेजुएला में जो तेल भंडार है इतना है जितनी बड़ी चीनी इकोनॉमी है। हम्म, चीन की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन डॉलर की करे, वो कह रहे हैं कि जी 17 ट्रिलियन डॉलर का ऑयल है। अगर वेनेजुएला में वो सब हो गया जो अमेरिका चाह रहा है, तो चीन के लिए तो बड़ी मुश्किल है। चीन फिर कैसे सुपर पावर बनेगा? सर ये वैल्यूज जो है ना, कि इतने ट्रिलियन उतने ट्रिलियन, ये तो तेल की कीमत पे कल $10 बैरल हो जाए तो एकदम से कीमत गिर जाएगी। दिस डिपेंड्स ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑयल। तो आज के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो पूरी दुनिया के ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा। क्या है, क्योंकि जो अमेरिकन कंपनीज वहां काम कर रही थी, वेनेजुएला ने उनको पैसे नहीं दिए, उसको सिस्टम से एक्सक्लूड कर दिया ना, स्विफ्ट से।
तो पहले तो वो उनको तेल चाहिए, उनको ध्यान रखना है, और फिर अब बड़ी अमेरिकन कंपनी वहां जा रही है, वो सब कुछ कंट्रोल करेगी, तेल बेचेगा, और तेल से वो अमेरिकन का बेच के जो अमेरिकन कंपनीज वहां पर हैं उनका डेट पहले चुकाया जाएगा, और फिर अपने आप ही इसकी कंपनियां प्रॉफिट करेंगी। ये नई डील करेंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट महिला बनी है, एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो भी बीच में बोल रही है कि मैं तो पूरी अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो एक नोबेल लॉरिएट भी है इनकी महिला, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, जैसे इस बेवकूफ हाँ, उसको तो डिस्कार्ड कर दिया ना, ट्रम्प ने बोला कि वो अच्छी महिला नहीं है, उसके देश में वो उसको लोग वापस आएगी सम्मान नहीं सर, करते। वो वापस आएगी सर, उसी को पकड़ के लाएंगे। अगर किसी भारतवासी को नोबेल प्राइज मिलता है तो मैं बड़ी कड़ी नजर रखूंगा उस पर कि उसका क्या प्रयोग करेगा अमेरिका। वो वापस आएगी सर, आप देखिए सर, मैं तो रहा हूं वहां पर, मैं तो जानता हूं उस इलाके को। ये जो भारत का स्टांस रहा है वेनेजुएला मामले पर, जो भारत का कहना है इस पूरे मामले पर, इसको लेकर आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है, हमने बहुत सही जवाब, हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने कहा शांति चाहते हैं, नहीं तो अमेरिका से पंगा लेने का क्या फायदा है सर, नुकसान तो मेरा होगा ना सर, बहुत नुकसान होगा। इसीलिए हमने उसकी आलोचना की ना, कि हमने कहा भाई शांति होनी चाहिए। यूक्रेन रूस के साथ भी हमने वही कहा था। अब इसने ट्वीट भी किया ट्रंप ने कि मोदी साहब को चाहिए मुझे खुश करे। क्यों भाई, तू कौन होता है, दुनिया का तू शहंशाह है, सोचता है कि मैं हूं। लेकिन हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं ना, हर जो की चीज वो लिखता है उसका जवाब नहीं देंगे। वो ये भी जानता है सर, उसके लोग भी ये जानते हैं, और मैंने कई अमेरिकन कंपनीज के मालिक जो लोग हैं, सीईओज हैं, एमडीज हैं, कहते हैं कि देखिए चीन का मार्केट हमारे लिए खत्म है, यूरोप के पास पैसा नहीं है, एक आप ही तो बचे हैं, आपको हम नाराज नहीं करेंगे। इट्स द मार्केट, इट्स द इकोनॉमी। मेरे मित्र तो बिल्लू ये भाई तो क्लिंटन, ट्रम्प लगातार, जैसा सर आप कह रहे थे कि भाई मुझे खुश करना चाहता, इस पर भारत को जवाब नहीं देना चाहिए, या नहीं, अलग तरीके से ये हमें ट्रेड डील में देखने को मिलेगा? हमने हमने पोलाइटली जो कहना था कि भाई शांति होनी चाहिए। बाकी मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे कि नरेंद्र मोदी मुझे खुश करे, ठीक है, कह रहा है तो कहने दो, वो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो मर्जी करे। कल को कह दे नरेंद्र मोदी को सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए या पीले रंग के, कहने दो, मेरा क्या जाता है। आई डोंट रिस्पॉन्ड टू दी, बड़े मच्योर डेमोक्रेसी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी नंबर 1 है सर। ये चाणक्य नीति में भी है, अगर दुश्मन कुछ ज्यादा बकवास कर रहा है और आपको उससे डायरेक्ट नुकसान नहीं हो रहा, इग्नोर करिए उसको, हर चीज पे क्यों रिएक्ट करना है। बहुत शुक्रिया दीपक सर, बहुत शुक्रिया शानदार, थैंक आपका। यू। और एक फाइनली चीज से जाते हुए कह देता हूं सर, ईरान पे जो अब हमला होने वाला है कुछ ही दिनों में, और उसके बाद कोलंबिया पे देखेंगे, ग्रीनलैंड में भी देखेंगे, तो एक भारतीय, वो बॉलीवुड का मेरा फेवरेट गाना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी आप देखते चाहिए क्या होता है। जो लोग समस्या में, उनके लिए पार्टी नहीं है, लेकिन तमाशा है सर जो हम देख रहे हैं सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।